हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सृष्टि देवांगन है और मैं CGPSC 2018 का रिज़ल्ट जारी हुआ उसमें टॉप 5 में हूँ। और आज मैं डेली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आप लोगों के साथ अपनी इस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इस फील्ड में आपको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। चूँकि यह मेरा सेकंड अटैम्प्ट था और फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा जो रैंक था वो 366 था और यह सेकंड प्रयास था जिसमें मैं टॉप 5 में हूँ। और मैं आपको CGPSC के बारे में बताना चाहूँगी। इसके 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि आप कोई भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके सिलेबस के बारे में आपको डिटेल नॉलेज होना आवश्यक है, क्योंकि बिना सिलेबस जाने आप कोई भी एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो इस एग्ज़ाम में 3 चरण हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी पर्टिकुलर प्री को लेके या स्टार्ट नहीं की थी, क्योंकि ये पहला चरण होता है। अधिकतर लोग यही देखते हैं कि पहले हमारा प्री तो क्लियर हो फिर हम मेंस अटैम्प्ट करेंगे, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया था। मैंने मई 17 से शुरू की थी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। तो मैंने जो प्री और मेंस दोनों में कॉमन सब्जेक्ट हैं उनको मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू किया था। CGPSC का नोटिफिकेशन 26 नवंबर को आता है, तो मैंने नवंबर तक मेंस के हिसाब से ही पढ़ाई की थी और रिटन टेस्ट मैं शुरू से ही दे रही थी। और इंटरव्यू के लिए भी मैं मंथली मैगज़ीन जो आते थे उसके आर्टिकल को रीड करते रहती थी। उसके बाद प्री का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसको देखना स्टार्ट किया था नवंबर के बाद से। और जो टेस्ट सीरीज़ होते हैं उसके माध्यम से मैंने टेस्ट देते चली गई थी। इसमें मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और वीक पॉइंट क्या है इसके बारे में मुझे पता चलता गया। और टेस्ट देते हुए मुझे एक्यूरेसी, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग होती हैं प्री में, तो प्री भी एग्ज़ाम देते हुए आपको यही क्वेश्चन पेपर है उसको आप एक ही क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीड करिए। इससे क्या होता है, कुछ क्वेश्चन में हम ओवर कॉन्फिडेंस में हमको पता है ऐसा करके हम लगा देते हैं गलत आंसर। तो सबसे पहले आप प्री का एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो सबसे पहले तो आप पेंसिल रखिए और जो आपका प्री का पेपर है उसको सबसे पहले आप उसमें मार्क कर लीजिए। फिर सेकेंड राउंड आप जब पढ़ते हैं उसके बाद आप OMR शीट जो है फिल करते जाइए। इस प्रकार जो है वो आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से होगा और आपको जो अच्छे से आते हैं उनको पहले अटैम्प्ट कीजिएगा। ये आपका प्री का होता है। फिर आता है मेंस की बारी। तो हमारा प्री का एग्ज़ाम फ़ेब में होता है, तो उसके बाद एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने में लगभग 1 माह लग जाते हैं। तो आपको ये नहीं देखना है कि मेरा प्री मेरा कैसा गया है। आपको मेंस के जो अदर सब्जेक्ट हैं जो प्री में कॉमन नहीं है, तो उन सब्जेक्ट की तैयारी आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि 2 से 3 महीने में लगभग मेंस के जो अदर सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो ये आप 3 महीने में हो जाएगी। उसके बाद पुनः अगर आपका प्री निकल जाता है तो ये आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन नहीं निकलता है तो ऐसा है कि आप अगले समय के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहेंगे। तो मेंस उसके बाद आता है थर्ड राउंड होता है जो इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि आप 15 दिन, जैसे कि हमारा रिज़ल्ट आता है मेंस का उसके बाद लगभग 15 दिन का ही समय मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि आप 15 दिन में इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाओगे। तो आपको इंटरव्यू की तैयारी जो है वो आपका बोलने का हैबिट होता है। आपको नए लोगों के सामने आपको नए क्वेश्चन फेस करने पड़ते हैं। तो और आपको बायोडेटा जो होता है वो तो आपको स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि बायोडेटा से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। प्लस करेंट अफेयर्स के जो करेंट इशू हो गए हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको ये शुरू से जो हैबिट है डेली का उसको आपको पढ़ते चलना है। इस प्रकार ये तीनों राउंड की जो तैयारी है वो पैरेलली होते चलते जाती है। तो ये हमारे तीनों चरणों की बात हो गई। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेंस में हमारे 7 पेपर होते हैं और ये 7 पेपर हैं वो 4 दिन में कंप्लीट होते हैं। 1 दिन में हमें 2 पेपर देना होता है। तो एक पेपर जो है वो 3 घंटे का होता है। तो इस प्रकार 1 दिन में हमें 6 घंटे रिटर्न वहाँ पे देना है। तो इसके लिए आपको हैबिट टेस्ट के ज़रिए ही आएगा। तो आपको रिटर्न टेस्ट जो है वो ऐसा देना ही पड़ेगा कि आप 1 दिन में 6 घंटे लिख सकें, क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो रिटर्न टेस्ट में ही बीच में 2-4 पेपर देते हैं, फिर उन लोग हमसे नहीं होगा ये छोड़ के स्किप कर देते हैं। तो आपकी इसके लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कि आपको 4 दिन का पेपर है तो आप पढ़ते ही जा रहे हैं बिना कोई रेस्ट लिए, क्योंकि आपको 4 दिन आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना पड़ेगा, तभी आप जाके वहाँ 3 घंटे अच्छे से लिख सकते हैं। तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करते रहनी है। और उसके बाद मैं आपको बताना मेंस में जो 7 पेपर होते हैं उसमें पेपर 1 जो कि लैंग्वेज रहता है,
इसमें जो हमारा अभी सिलेबस चेंज हुआ है उसमें हिंदी को जो है वो 100 मार्क्स का रखा है और छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश को 50-50 मार्क्स के रखे हैं। तो आपको हिंदी पे विशेष फोकस करना है क्योंकि 100 मार्क्स वहीं से आने हैं। मैंने हिंदी के लिए जो है वो लुसेंट पब्लिकेशन की बुक यूज़ की थी और पृथ्वीनाथ पांडे हरदेव बहारी की बुक जो है वो इसके लिए प्रेफर की थी। और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के लिए विनय कुमार पाठक की बुक यूज़ की थी। प्लस विकास परक में जो हमारे आर्टिकल आते रहते हैं छत्तीसगढ़ी से संबंधित, उसको पढ़ती थी मैं। और इंग्लिश के लिए मेन ग्रामर स्ट्रांग होना चाहिए, साथ ही आपको वोकैबुलरी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके लिए मैंने परफेक्ट इंग्लिश की जो बुक आती थी उसको मैं प्रिफ़र करती थी। तो उसमें आप उसके थ्रू आपके ग्रामर जो है वो उसको स्ट्रांग कर सकते हैं। फिर आता है हमारा सेकंड पेपर जो एसे का होता है। एसे के लिए मैंने कोई विशेष बुक यूज़ नहीं किया था और एसे के लिए मैं जनरली डेली न्यूज़पेपर का एडिटोरियल रीड करते रहती थी, विकास परख यूज़ करती थी, साथ ही यूट्यूब में और नेट के माध्यम से जो लेटेस्ट मुद्दे हैं उनके बारे में हमेशा अपडेट रहती थी। तो ये सब जो है वो मेरे एसे राइटिंग में काम आए थे। और कई लोगों का मैंने सुना है कि आपको बड़े बड़े कोटेशन लिखने होते हैं, तो मैंने अपने एसे में कोटेशंस यूज़ नहीं किए थे। उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने जो पंचिंग लाइन होता है, जो थीम लाइन होता है, उसको मैंने यूज़ किया था। और एसे में ही मेरा सबसे हाईएस्ट मार्क्स रहा है, 140 आया था। और एसे में जैसे कि इस बार हमारा एसे जो था उसमें हमें 4 एसे लिखने थे, तो आपको 3 घंटे में 4 एसे लिखने थे। 2 एसे छत्तीसगढ़ से संबंधित थे और 2 एसे इंटरनेशनल और नेशनल से रिलेटेड थे। तो 750 वर्ड्स का एक एसे होता है। तो आपको जो अपना राइटिंग प्लस स्पीड दोनों मेंटेन करते हुए आपको 3 घंटे में 4 एसे लिखने की हैबिट डालनी होगी। और ऐसे में भी जो टू द पॉइंट पूछ रहा है उसी चीज़ को लिखें, अदर जो बातें हैं वो ना लिखें। उसके बाद आता है तीसरा पेपर जो था हमारा हिस्ट्री, पबैट, पॉलिटी और छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री। तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के लिए आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की समग्र की बुक आती है वो, और उपकार का बृहद संदर्भ, इसको प्रीफर करें जैसे कि मैंने किया था। और पबैट के लिए मैं BL फाड़िया की बुक पढ़ी थी, जो हमारे सिलेबस में टॉपिक था उसको। और पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत की बुक, और हिस्ट्री के लिए मैंने मनोहर पांडे की बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, उसको यूज़ किया था। साथ ही आप चाहते हैं स्पेक्ट्रम की बुक भी कर सकते हैं, उसमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो उसको पढ़ सकते हैं। और इसके बाद आता है पेपर 4 जिसमें साइंस, मैथ्स और टेक्नोलॉजी वाला पार्ट था। क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से थी तो मुझे मैथ्स में विशेष दिक्कतें नहीं हुई थी। और मैथ्स के लिए फिर भी अगर आपको प्रेफर करना है तो आप HD यादव की बुक यूज़ कर सकते हैं और CG बोर्ड की क्लास 10th की बुक यूज़ कर सकते हैं। और साइंस के लिए मैंने NCERT की बुक, क्लास 10th की बुक्स और इसको यूज़ किया था। प्लस 12th की बुक से भी मैंने बायो के जो कुछ टॉपिक्स हैं उसको कवर किए थे। फिर आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट। टेक्नोलॉजी वाला पार्ट मैंने कुछ जो है वो मैगजीन्स में आते थे उसको मैंने कलेक्ट करके रखा था। उसके बाद इसमें मैंने जो यूट्यूब है उसके माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से कुछ टॉपिक्स जो मुझे बुक्स में अवेलेबल नहीं थे वहाँ से सर्च करके मैंने उसकी पढ़ाई की थी। फिर हमारा पेपर 5 था जो था इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी वाला पार्ट था। तो इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए मैंने रमेश सिंह की बुक जो है उसको यूज़ की थी, साथ ही प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक का यूज़ किया था। और जियोग्राफी के लिए मैंने अरिहंत के मनोहर पांडे की बुक ही यूज़ की थी। उसके बाद पेपर 6 जो कि थोड़ा अपडेटेड हुआ था इस समय हमारे सिलेबस में, तो उसमें पेपर 6 में दर्शन का पोर्शन है जो है वो पहले बहुत छोटा था, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई थी जिसमें पाश्चात्य दार्शनिक थे उनका भी हमें पढ़ना था और साथ ही इंडियन का भी पढ़ना था। तो इसके लिए मैंने शोभा निगम का बुक यूज़ किया था। साथ ही उस समय विकास परक में भी कुछ पॉइंट आया था तो मैंने उसको कलेक्ट किया था। उसके बाद समाजशास्त्र के लिए मैंने गुप्ता एंड गुप्ता की बुक प्रेफर की थी। और उसके बाद फिर पेपर 7 जो कि कम्प्लीटली एक नया पेपर ऐड हुआ था जो एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट रहा था और उस समय मुझे थोड़ा टफ लगा था क्योंकि उसमें भारत और छत्तीसगढ़ दोनों के अधिनियम पढ़ने थे और खेलकूद, चूँकि मेरा खेलकूद थोड़ा वीक था तो मेरे को थोड़ा टफ पोर्शन लगा था। और इसके लिए मैं जो मार्केट में उस समय जो अवेलेबल थे तो 4 जो कोचिंग संस्थान वाले ने अपनी नोट्स निकाले हुए थे मार्केट में, मैंने उनको कलेक्ट किया था। साथ ही विकास परक का भी इसमें प्रयोग किया था और दृष्टि पब्लिकेशन की एक बुक आई हुई थी एक्ट के ऊपर, उसको यूज़ किया था। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी मैंने यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई की थी और उसमें शैक्षणिक संस्थाओं, स्वायत्त संस्थाएं, इनके बारे में भी दिया गया था। इसको भी मैंने यूट्यूब के लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट किया था। ये इतना हमारे 7 पेपर हुए थे।
तो इस प्रकार मैं ओवरऑल कहूँ तो मुझे पेपर 7 थोड़ा टफ लगा था, क्योंकि ये नया कम्प्लीटली ऐड हुआ था, तो हमें इसमें ये नहीं पता था कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग था, और इस पेपर में मेरे मार्क्स भी ओवरऑल देखें तो इसमें मेरे मार्क्स थोड़े कम आए थे। इसके बाद मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपको जो है मंथली मैगज़ीन आती है, उसके माध्यम से आप स्टडी कर सकते हैं एसे के लिए, इंटरव्यू के लिए, और रिमेंस में जो है आपको लिखना है, तो इसके लिए आप वहाँ से कंटेंट जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको तीनों राउंड का जो है उसके लिए आपको, जैसे इंटरव्यू के लिए होगा मॉक इंटरव्यू, रिटर्न के लिए तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, रिटर्न प्रैक्टिस, और प्री और मेंस दोनों के लिए हमेशा टेस्ट सीरीज़ जो है वो आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट अवश्य होता है। जैसे कि मैं ये बोलूँगी कि ये पीएससी का एग्ज़ाम है, वो लगभग 1 साल, मतलब एक एग्ज़ाम को पूरे कंप्लीट होने में लगभग 1 साल लग जाते हैं। तो आपको इस फील्ड में आने के लिए आपको धैर्य अवश्य रखना होगा। धैर्य के साथ साथ आपको अपनी जो पढ़ाई है उसमें निरंतरता बनाई रखनी होगी। ऐसा नहीं है कि हमारा नोटिफिकेशन आ रहा है उसके बाद हम पढ़ाई करें। पीएससी के लिए तो ये बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता है। तो आपको अपना मेहनत जो है वो कठिन प्रयास करते हुए अथक और निरंतर प्रयास करने होगा, तभी आप इस फील्ड में टिके रह सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ कुछ पढ़ते थे, उन लोग को मैंने देखा था कि वे कुछ उतार चढ़ाव आते थे, या प्री नहीं निकला तो वे हताश हो जाते थे। तो आपको इस फील्ड में आपका आने के बाद आपको अपना मनोबल बनाए रखना होगा, और साथ ही अच्छे लोगों के साथ में रहना होगा, क्योंकि ऐसा हमारे आसपास ऐसे लोग बहुत होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो आपको हमेशा अपना मोटिवेशन बनाए रखना है। यूट्यूब के माध्यम से आप मोटिवेट हो सकते हैं। जैसे कि मेरे को कभी भी लगता था तो मैं संदीप माहेश्वरी हैं, उनका मोटिवेशनल वीडियो देखा करती थी। साथ ही जो मेरे मार्गदर्शन करने वाले सर थे वे हमेशा मोटिवेट करते हुए चलते थे। और इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगी कि आप संघर्ष जो है वो संघर्ष करते चलिएगा, और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।